हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए सामान्य विज्ञान से जीव विज्ञान का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये अंकित भाटी सर का आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई का बुक है, उससे सेशन कर रहे हैं, तो सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है। यह स्थिति क्या कहलाती है, आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा यूरीमिया। क्या कहलाती है? यूरीमिया कहला जाती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं, ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा एडिनोसिन ट्राइसल्फेट। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस विधि में पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिका के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? माइक्रो इंजेक्शन। क्या हो जाएगा? माइक्रो इंजेक्शन। इस विधि में पुनर्योगज जो डीएनए को सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा उसके केंद्रक के निकट अंतः स्थापित करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन का प्रमुख उपयोग क्लोनिंग में, जीव विज्ञान एवं विषाणुओं के अध्ययन में और पुरुष सब फर्टिलिटी के इलाज हेतु भी किया जा सकता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से जाना जाता है ग्लूकोज के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। अगला है कि पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा फोटो पीरियडिज्म। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? तो जड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़ इनेमल की बनी होती है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे आप सैपवुड। क्या होगा? सैपवुड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अंडाशय के समीप स्थित नली यानी कि फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर लगाएंगे वायु कोष्ठिका कहलाता है। क्या कहलाता है? वायु कोष्ठिका। अगला है कि इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्लोबलेट कोशिका। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बट जाता है, यह डैश कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा रेडियल समतित। क्या हो जाएगा? रेडियल समतित होगा। अगला है कि अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनो एक्सप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अनुप्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे साइक्लोस्पोरिन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जाल वाली शिरा रचना। क्या? जाल वाली शिला रचना। जैसे चना हो, मटर हो, सेम प्रमुख द्विबीजपत्री पौधे हैं। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्क। क्या होगा? वृक्क हो जाएगा। अगला है कि कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में पूछा है, तो इसका उत्तर होगा कोबाल्ट 60। देखिए कहाँ पे है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे तिलहन से। किससे? तिलहन से पीली क्रांति।
ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को डैश कहा जाता है, तो इसे एंटीबॉडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीबॉडीज। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहे कि रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरीकल्चर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्न में से कौन सा है? मादा प्रजनन अंग कहा है तो जयांग होगा। क्या हो जाएगा? जयांग। जिसे देखिए, पौधे के ये जनन अंग पुष्पों और फलों के भीतर पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। पुष्प का नर अंग पुंकेसर और मादा अंग जयांग कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को डैश कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा वात रक्त यानी कि गाउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वात रक्त या गाउट। अगला प्रश्न है आपका कि कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेक्राइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है, डैश कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ओलिगोसैकेराइड्स। क्या? ओलिगोसैकेराइड्स कहलाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कोगलम यानी कि लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह डैश तंतुओं का एक जाल होता है, तो इसका सही उत्तर लगाएंगे फाइब्रिन्स का। किसका होता है? फाइब्रिन्स का होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि पौधे में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा अपरान्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरान्यास। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है, तो शीर्ष ग्रंथि जो है मेलाटोनिन स्रावित करती है। क्या करती है? मेलाटोनिन। शीर्ष ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड यानी कि मनुष्य के पृष्ठवंश यानी कि मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मेलाटोनिन को स्रावित करती है। जागने, सोने व मौसमी गतिविधियों का नियमन करने वाला हार्मोन है कौन? मेलाटोनिन। जागते हैं, सोते हैं, ये वही काम करता है मेलाटोनिन। अगला है कि कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने करी थी, तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज पैलेड। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तक विज्ञान। क्या हो जाएगा? उत्तक विज्ञान। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे कि वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधे के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ये ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण अगर आप समझना चाहे तो घास होगा, टिड्डा होगा, पक्षीगण होगा और अंततः बाज हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एंजियोस्पर्म अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को डैश कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा पोलियम्ब्रोयोनी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। पोलियम्ब्रोयोनी होगा। ठीक है, अगला है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगर पूछ दे विटामिन ए का तो रेटिनॉल, विटामिन सी का तो एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कह दे तो कैल्सीफेरॉल और विटामिन के का कह दे तो फिलोक्विनिन हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मरकट विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगला है कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या 39 जोड़ी होती है। ठीक है, वहीं पूछ दे कबूतर में गुणसूत्र तो 40, मनुष्य में गुणसूत्र तो 23 जोड़ी होती है, घोड़े में गुणसूत्र पूछ दे तो 32 जोड़ी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है, तो इसका सही विकल्प लगाइए बायोफर्टिकेशन। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न हमसे पूछा क्या है,
उस पे ध्यान दीजिए। कह रहे कि वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हाइपोब्लास्टिक जानवर। ठीक है, माफ कीजिएगा, डाइपोब्लास्टिक जानवर। अगला प्रश्न है कि डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिलेखन। डीएनए में एक से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला विकार का क्या नाम है, आपसे पूछा है, नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर लगा देंगे आप डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसे, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसका लक्षण जो है छोटे सिर, चपटा चेहरा, छोटी गर्दन की पैदाइशी बीमारी, निकली हुई जीभ या फिर जन्मजात हृदय रोग। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागन कणों का स्थान क्या है। स्त्रीलिंग चौराहों पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परागन। क्या हो जाएगा, परागन हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि डैश श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायवीय। क्या हो जाएगा, वायवीय क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक एसिड का दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द होता है किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। ठीक है, थकान महसूस होता है। आप पूछ लिया आपको कि सिरका, एसिटिक अम्ल, संतरा, सिट्रिक अम्ल, इमली, टार्टरिक अम्ल, टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल, दूध, दही, लैक्टिक अम्ल, नींबू, सिट्रिक अम्ल और चींटी का डंक फार्मिक अम्ल। अगला है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है। तो आपसे पूछा है दूसरा सबसे प्राणी संघ, तो मोलस्का संघ जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। अगला प्रश्न पूछा है कि तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है, ये कहलाती है फाइलोटैक्सी। अगला है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा उत्तक सबसे कठोर और अस्थिमय उत्तक कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि उत्तक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि डैश श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो अनाक्षीय, क्या हो जाएगा, अनाक्षीय श्वसन कहलाता है ये। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, इसका नाम क्या है। इसका नाम जो है क्लोरैम्फेनिकोल। ठीक है, थोड़ा कठिन नाम है, 2 बार में बांटकर पढ़ना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न पे। कह रहे हैं कि जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनकोष गर्भाधान के बिना नया जीवन बनाने के लिए विकसित होता है। तो इसका सही उत्तर लगाएंगे पार्थिनोजेनेसिस। आगे की ओर बढ़े, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है आपसे प्रश्न की पेरीप्लेंटेनेटा और अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है। इसका साधारण नाम, ये वैज्ञानिक नाम है, इसका साधारण नाम पूछा है तो अमेरिकन कॉकरोच। ठीक है, अगला है कि डैश पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा स्टोमेटा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि पश्चपीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा है कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक जो है रॉबर्ट कोच है। आइए लगाते हैं विकल्प में कौन है, इधर देखते हैं है ये भी या नहीं। देखिए इसका सही उत्तर विकल्प डी होंगे। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है। तो थायराइड ग्रंथि जो है कैल्सीटोनिन स्रावित करती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सूक्ष्म जैविक का जनक कौन है। सूक्ष्म जैविकी का जनक जो है ये एंटोनी वन लीवेनहॉक है, एंटोनियो वन लीवेनहॉक। अगला कि डैश एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृति है जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल रोम। क्या हो जाएगा,
मूल रोम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है कोर्टिसोल को स्रावित करती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस है। अगला है कि ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले उत्तक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तो मेसोफिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेसोफिल। अगला है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्दे। अगला है कि अधिरक्त स्राव एक आनुवांशिक अव्यवस्था है जिसके कारण डैश होता है। इसके कारण क्या होता है? रक्त का आंतचन न होना। क्या? रक्त का आंतचन न होना। इसका कहने का मतलब यह है कि रक्त का आंतचन न होना अर्थात एक ऐसा आनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का थक्का समान रूप से नहीं बनना। अब समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अगला प्रश्न है कि सामान्य जुकाम के उपचार के लिए दिए जाने वाला विटामिन डैश है। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की वो यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो समसूत्री विभाजन कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा टाइफाइड बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी जो है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में दे देते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टीबी, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बिनीज। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि घास के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो घास के वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि फाइलम फाइलम क्या है? फाइलम कॉलेंट्रेट है। इसका आधुनिक नाम क्या है? आपसे पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा निडारिया। क्या हो जाएगा? निडारिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न पूछा है कि दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया पास्चुराइजेशन यानी कि पास्चुरीकरण कहलाता है। ये लुई पास्चर का सिद्धांत था, है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं और क्या कह रहा है उसे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे पीयूष ग्रंथि। अगला कि डैश मानव आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आइरिस। क्या हो जाएगा? आइरिस। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे कि मानव कोशिकाओं के न्यूक्लियस में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 23 जोड़ी गुणसूत्र। ये तो जानते ही हैं आप लोग। अगला प्रश्न है कि एफ्थे एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है डैश के कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण। अगला कि पौधे में तने और जड़ों का आकार किस उत्तक के कारण बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे आप लोग शीर्षस्थ विभाजक। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। प्रश्न पूछा है आपसे कि मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डैश के रूप में विकसित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मादा शिशु। क्या हो जाएगा? मादा शिशु। अगर पुरुष Y गुणसूत्र युग्मनज करवाए X के साथ तो जो होगा नर शिशु का संभावना अत्यधिक होगा, मतलब नर शिशु ही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए विषाणु से होता है। अंत्र ज्वर जो है ये जीवाणु से होता है। तपेदिक जो टीबी होता है ये जीवाणु से होता है। हैजा यानी कि कॉलेरा जीवाणु से होता है। ये सभी के सभी क्लियर हो गए होंगे। अगला है कि मानव की आवाज का उत्पादन डैश में कंपन के कारण होता है? तो स्वर रज्जु जिसे टॉन्सिल कहते हैं ना, वोकल कॉर्ड, स्वर्ण रज्जु।
आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। वोकल कॉर्ड तो समझ गए होंगे किसे कह रहे हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो इंसुलिन पैदा करती है अग्नाशय। अब पूछ दे कि इसमें भी कौन, तो अग्नाशय का बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन सेल नहीं होते हैं? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए प्रोकैरियोट्स। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? तो XX, और पुरुष में कह दे तो XY, माफ कीजिएगा यहाँ पे उल्टा पुल्टा लगा दिए, यहाँ पे XX होगा और पुरुष पूछ दे तो XY हो जाएगा। ठीक है। 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है मनुष्य को। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? जल जनित बीमारी पूछा है, तो आइए इधर देखते हैं। जल जनित बीमारी जो है आपका कॉलेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलेरा जो है जल जनित बीमारी है। अगला ये कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतित कोशिका में डैश बचते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराबर बचते हैं। क्या बचते हैं? बराबर। ठीक है। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतित कोशिका में बराबर बचते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा DNA का कार्यात्मक भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा वंशाणु। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक पैरासीटामोल जो है एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है। एंटीबायोटिक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं, उसे प्रतिजैविक कहलाते हैं। जैसे पेनिसिलिन हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोगजनक। अगला है गलगंड डैश ग्रंथि का एक रोग है। तो गलगंड जो है थायराइड ग्रंथि का एक रोग है। जैसे गले में कुछ फंस जाना, लक्षण उसका आवाज में बदलाव होना, सांस लेने में तकलीफ होना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो डेंगू वायरस का वाहक हो जाएगा मादा एडीज मच्छर जो है डेंगू वायरस का वाहक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपसे पूछा है प्रश्न की निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी? खेती की एक आधुनिक विधि जो है जैविक उर्वरक है। क्या है? जैविक उर्वरक। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे डैश कहा जाता है? इसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे प्रश्न की जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर लगाइए आयोडीन की। किसकी? आयोडीन की। अगला प्रश्न है आपका कि हेपेटाइटिस का परिणाम डैश है। तो हेपेटाइटिस का परिणाम है कि यकृत का सूजन हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि डैश से जुड़ी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि देवी यानी कि चेचक का टीका किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड जेनर होगा इसका सही उत्तर। क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होता? तो वायरस के कारण नहीं होता है कौन सी बीमारी? तो आपको बता दे विसूचिका। क्या? विसूचिका यानी कॉलरा हैजा इसे कहते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद है? तो XY लगा दीजिए जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। अगला विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? B3 का पूछा है तो इसका सही उत्तर लगाइए नियासिन। ठीक है।
अगर पूछ दे विटामिन B2 का तो राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन B1 पूछ दे तो थायमीन लगा लीजिएगा, और विटामिन ए का रेटिनॉल, ये तो जानते ही हैं। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है, तो इसका सही उत्तर लगा देते हैं, फौना कहलाता है। क्या कहलाता है? फौना। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि कैट में गुणसूत्र की संख्या होती है, बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या पूछा है कैट में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 जोड़े। बिल्ली, कैट में बिल्ली होता है ना, ध्यान दीजिएगा, कैट कुछ और मत समझ लीजिएगा। वहीं कुत्ता का बात कर ले तो 39 जोड़े होंगे, बिल्ली का 19 जोड़े, घोड़ा का 32 जोड़े, मनुष्य का 23 जोड़े, गेहूं का 21 जोड़े, मेढक का 23 जोड़े और कबूतर का 40 जोड़े। इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है, उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है उत्तक विज्ञान। क्या? उत्तक विज्ञान कहा जाता है। अगला है कि क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है, तो क्षय रोग और टीबी रोग जो है बैक्टीरियल के कारण होता है। अगला है ये कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट ब्राउन। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा रक्तचाप। अगला प्रश्न पूछ लिया है आपसे कि डैश चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। क्या होगा? नेफ्रोलॉजी। अगला प्रश्न पूछा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो पेनिसिलिन की खोज एडवर्ड जेनर ने करी थी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। नहीं, माफ कीजिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंगक के बिजली घर के रूप में कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक ना? तो अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दे और सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। तो ऐसे ही कंटेंट और शानदार प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और अपना ख्याल रखें। ठीक ना? तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।